हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है +1 पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम पिछले 2 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में संघात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। फिर हमने ये देखा कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र की सरकार की स्थापना क्यों की, और फिर हमने ये देखा कि भारतीय संविधान जो है वो अंशतः जो है एक प्रकार से हम देखते हैं तो वो संघीय व्यवस्था है, बाकी वो एक शक्तिशाली केंद्र की सरकार की ओर झुका हुआ है। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था का जो बदलता हुआ जो स्वरूप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बताया था कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत के अंदर जो 3 आम चुनाव हुए 1952, 57 और 62 के अंदर, हम देखते हैं कि उन 3 आम चुनावों के अंदर कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से इंडिया के अंदर डोमिनेंट रही है, उसका वर्चस्व रहा है, कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। यानी कि सेंटर में और स्टेट दोनों में कांग्रेस की जो है वो अपनी सरकारें बनाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1957 के अंदर केरल के अंदर पहली इंडिया के अंदर जो किसी भी स्टेट के अंदर बनने वाली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो केरल के कम्युनिस्टों की सरकार थी, और इसके जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे नंबूदरीपाद के नेतृत्व में। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। एक स्टेट को यदि हम छोड़ दें, हालांकि वहां पहली बार यदि हम देखते हैं तो एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया था 1959, हालांकि 2 वर्ष तक रहा इसका कार्यकाल कम्युनिस्ट सरकार का, और पहली बार आर्टिकल 356 का जो है वो दुरुपयोग किया गया था और एक चुनी हुई सरकार को जो है बर्खास्त किया गया था। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको फिर जो है पुनः उस सरकार की जो है स्थापना की। लेकिन यदि हम देखते हैं ये जो पीरियड रहा है 52, 57, 62, ये एक सहयोगी संघवाद का प्रतिमान रहा है। एक मतलब जो कॉर्पोरेट जो फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर वो कायम हुआ, क्योंकि कोई समस्या नहीं थी। सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट के अंदर भी कांग्रेस की सरकारें थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के अंदर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। दोनों एक दूसरे को सहयोग करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे को जो है ना वो मतलब एक सहयोगी संघवाद के रूप में ये कायम रहा। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे इंडिया के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो चुकी है, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, और अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो सत्ता में आती है। तो वो जो 1967 का जो पीरियड था इंडिया के अंदर, उस 1967 के काल को एक राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी जाती है। उस राजनीतिक भूचाल की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उस समय एक तो कांग्रेस जो है उसके अंदर आपसी सत्ता को लेकर के खींचतान थी, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच पावर को लेकर के।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो पीरियड था कांग्रेस का, वो धरातल के ऊपर रचनात्मक कार्य करने में असफल रहा। उसी दौरान यदि हम देखते हैं 1965 के अंदर जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, उसमें भी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ था। मानसून अच्छा न होना और फसलें जो हैं वो खराब हो जाना, या भूखमरी या बेरोजगारी बढ़ना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना, तो वो जो पीरियड जो था एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वो सरकारें जो है अपना 2/3 मेजोरिटी से बनाती थी, लेकिन वो जो काल था, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि उसका वोट प्रतिशत जो है वो भी कम हुआ, और लोकसभा के अंदर जो कभी वो 2/3 मेजोरिटी में आता था, लोकसभा में बामुश्किल जो है वो मेजोरिटी जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये जो 1967 का जो काल है, इस दौरान हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के 9 राज्यों में पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यानी कि जैसे हम पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार इनकी बात करें, यानी कि एक राजनीतिक जो थिंकर है उसने ये कहा है कि आप अमृतसर से लेकर के और हावड़ा तक आप एक ट्रेन यात्रा करते हैं, तो जिन स्टेटों से होकर के वो ट्रेन गुजरेगी, किसी भी स्टेट के अंदर आप कांग्रेस की सरकार नहीं देख पाओगे। यानी कि पहली बार जो है कांग्रेस इन 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हुई, और एक संविध जो सरकारें हैं उनका गठन हुआ, और वो संविध जो सरकारें बनी थी, कोलेशन जो गवर्नमेंट बनी थी, उन कोलेशन गवर्नमेंट का जो है वो निर्माण किया गया था, और कांग्रेस जो है वो मुश्किल से लोकसभा के अंदर अपनी इज्जत बचाने में या वो सरकार बनाने में कामयाब रही। और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के जो आधे से ज्यादा जो मंत्री थे वो खुद चुनाव हार गए, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य भी आधे से ज्यादा चुनाव हार गए थे। लेकिन यहां हम देखते हैं उस राजनीतिक भूचाल में, पहले देखो 1967 से पहले का जो काल है वो तो एक सहयोगी संघवाद के रूप में कायम हुआ, लेकिन अब ये जो काल जो शुरू होता है वो एक तनाव, यानी कि केंद्र की सरकार और जो राज्य की जो सरकार है उनके बीच एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तनाव जो है वो उत्पन्न हुआ। वो तनाव मतलब क्या था? वो तनाव था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के मामलों में अब इंटरफेयर करने लगी थी, और उस इंटरफेयर के माध्यम से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यपाल के माध्यम से ये जो कोलेशन गवर्नमेंट जो स्थापित हुई थी उन कोलेशन गवर्नमेंटों को बर्खास्त करना और दलों को तोड़ करना, यानी कि उस समय दल बदल भी बड़े स्तर के ऊपर हुआ था, बहुत बड़े व्यापक स्तर के ऊपर काफी दल बदल हुआ था, और उस राज्यपाल की भूमिका से काफी दल बदल सरकारों का निर्माण हुआ। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई 1967 के अंदर जो है वो कांग्रेस सरकार बना भी सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विभाजन करके और राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनना, फिर हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जितने भी स्टेट थे जहां गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, राज्यपाल की भूमिका जो है या संदिग्ध हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में इंटरफेयर करके, दल बदल करके, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके, आर्टिकल 56 का सहारा लेकर के, तो उन सरकारों का जो है वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो काल था उस काल में आर्टिकल 356 का जमकर दुरुपयोग हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1967 का जो काल है, जो पीरियड है, उसके बाद जो है केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच एक प्रकार से तनाव उत्पन्न होने लगा था, यानी कि जो एक सहयोगी संघवाद था अब वो तनाव उत्पन्न होने लगा था इस दौरान। दूसरा यदि हम देखते हैं भारतीय राजनीतिक जो है सिस्टम, उसका हम एक प्रकार से एनालिसिस करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो भारत के अंदर फिर जैसे 1977 के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और उस प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, यानी कि अब जो है
कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हुई और फिर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो फिर जहां पर भी जिन स्टेटों के अंदर कांग्रेस पार्टी या की सरकारें जो थी उनको सस्पेंड किया गया, आर्टिकल 356 का जो वो सहारा लिया गया। फिर यदि हम देखते हैं 1980 के अंदर जो जनरल इलेक्शन फिर होते हैं अपने देश के अंदर और फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो फिर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो सहयोगी संघवाद की स्थापना हुई, एक प्रकार से फिर कायम हुआ, स्टेट के अंदर भी कांग्रेस की सरकारें बनी। लेकिन 1989 का जो जनरल इलेक्शन है, यदि उस दौरान हम देखते हैं तो उस दौरान जो है बहुत से राज्यों के अंदर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का प्रभुत्व उदय हुआ। यानी कि अब जैसे हम ये कह सकते हैं तमिलनाडु के अंदर हम देखे हैं, तमिलनाडु के अंदर डीएमके एआईडीएमके जो है वो क्षेत्रीय दल जो है वो काफी मतलब पावर के रूप में उभर करके आए। पंजाब के अंदर जैसे अकाली दल है, लोक दल है या और दूसरे अन्य पार्टी हैं जैसे आरजेडी है या दूसरे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो काल था 1990 का यानी 1990 का जो दौर है, वो दौर जो है वो हरियाणा ये विभिन्न स्टेटों के अंदर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो क्षेत्रीय जो दल थे वो काफी उभर करके आए। और वो क्षेत्रीय दल जो है अब जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मामलों में मनमाना इंटरफेयर करती थी, अब जो स्टेटों के अंदर जो है, क्योंकि स्टेट जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्माण में एक काफी खासी भूमिका निभाई। यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो गठबंधन सरकारों का उदय हुआ अपने देश के अंदर, वो एक बैसाखियों की सरकार थी और वो क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन पर डिपेंड करती थी, वो निर्भर करती थी। तो वो जो पीरियड था वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके मामलों में सेंटर जो है वो मनमाने तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता था। उसके बाद यदि हम देखें 1996 का जो काल है, 1980 का जो काल है, वो फिर एक बार अपना जो स्वरूप है वो उभर करके आया। और वो स्वरूप क्या बना, जैसे 1999 के अंदर बीजेपी जो एक बहुत बड़ी मतलब नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके नेतृत्व में उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने बनाया अपना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना यूपी, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। यानी कि इसके अंदर विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इनके साथ एक प्रकार से अलायंस है और उस अलायंस में वो मतलब क्या है कि उसके शासन सत्ता में वो भागीदार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट की जो अपने देश की आज़ादी के बाद जो है और अब तक का जो एक प्रकार से सिस्टम रहा है, जो व्यवस्था रही है, कभी उनके बीच सहयोग रहा है तो कभी तनाव रहा है। फिर एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि वो अच्छी सौदेबाजी की भूमिका में आए क्षेत्रीय दल। वो काल था, अलग व्यवस्था जो थी, क्योंकि उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू हो गई थी, या जो अपने देश के अंदर उस समय का जो एक आंदोलन हुआ अगड़े और पिछड़ों को लेकर के, तो एक प्रकार से जो पिछड़ी जातियों के अंदर जो अवेयरनेस जो है वो उसकी भावना आई और फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वो काफी सपोर्ट करने लगे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक अलग पीरियड था, एक अलग समय था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच जो विवाद है, जो तनाव है, उस तनाव के प्रमुख कारण क्या है। देखो, सबसे पहला हम कारण देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच जो तनाव है उस तनाव के कारण क्या है। तो सबसे पहला है वित्तीय कारण। वित्तीय कारण आपने देखा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी जितने भी जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो आय के जो साधन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। जैसे एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, एक्साइज ड्यूटी का है, या और दूसरे जितने भी वित्तीय जो स्रोत होते हैं, वो आमदनी के सबसे ज्यादा जो स्रोत होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है।
स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट पर, उसके अनुदान पर निर्भर करती है। अब यहां देखो क्या है कि कई बार क्या होता है कि सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो और सेंटर में स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, तो उस समय वो ग्रांट देते समय उनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा इसलिए है कि भाई वो पैसा यदि हम उनके ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे तो उसका श्रेय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो तनाव जो है यदि अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो तो उस समय वो तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ इस प्रकार से ग्रांट देते समय भेदभाव किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की शिकायत रहती है कि आज हमारे पास जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको यदि हमें धरातल पर लागू करना है तो हमारे पास जो वित्त के जो रिसोर्स हैं वो बहुत ही कम है। क्योंकि हमारे पास विकास के कार्य तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन विकास कार्यों को रचनात्मक रूप देने के लिए या उन पॉलिसीज को लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए हमारे पास आय के जो स्रोत हैं वो बहुत ही कम है। तो ये राज्य की सरकारों की शिकायत रहती है कि सेंट्रल सरकार जो हमारे साथ इस प्रकार का कोऑपरेट नहीं कर पाती है। आपने भी सुना होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या कोई पत्रिका वगैरह, या जब आप समाचार सुनते हैं तो उस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भी हमने तो इस स्टेट को जो है ना ये इतना अनुदान दिया था या पैसा दिया था, या कई बार कोई स्टेट का मुख्यमंत्री जो है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच तनाव का जो मुख्य कारण है वो है वित्तीय उसके संसाधन स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है राज्यपाल की भूमिका। यानी कि राज्यपाल की जो भूमिका है, यानी राज्यपाल जो है वैसे देखा जाए तो अपने संसदीय शासन व्यवस्था में वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है स्टेट के अंदर, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करता है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कई ऐसे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट विधानसभा कोई ऐसा अपना प्रस्ताव पास करके वो राज्यपाल के पास भेजता है, तो कुछ ऐसे प्रावधान है कि राज्यपाल उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। तो उस समय क्या होता है कि वो प्रस्ताव या वो कानून जो है उनमें काफी डिले हो जाता है, उनमें काफी देरी हो जाती है। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका है, जो एक एजेंट के तौर पर काम करता है, तो यहाँ पर उसकी जो वो पॉलिसीज वगैरह है या वो कानून जो है उसमें काफी डिले हो जाता है। इस कारण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने उन कार्यों को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पाती है, या वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चलती है, एक लोगों के विकास, उनके सोशल वेलफेयर के लिए करती है, तो उसमें काफी अड़चन होती है डिले होने के कारण, उसमें देरी होने के कारण। दूसरा है, कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी स्टेट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सिंपल मेजोरिटी नहीं ले पाती है, तो या जो गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होता है, तो उस समय राज्यपाल की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि राज्यपाल फिर सेंटर के जो मतलब आदेश हैं उनको मानने के लिए बाध्य होता है, और वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राइम मिनिस्टर के आदेश होते हैं या वहाँ की जो मंत्रिमंडल है उसके। आपने देखा हो कई बार उस स्टेटों के अंदर जैसे एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना, आर्टिकल 356 का सहारा लेकर के चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना, उसको सस्पेंड कर देना, या गठबंधन की सरकारों का जब दौर शुरू होता है और राज्यपाल जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तो उसको कई बार समय जो है वो ज़्यादा दे देता है, या दूसरे जो दल होते हैं उनको कम समय दे देता है। या फिर जैसे आपने देखा हो बिहार के अंदर एक घटना घटी थी 2004 के अंदर। उस समय जो मुख्यमंत्री वहाँ के जो गवर्नर थे बूटा सिंह, सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी, और वहाँ पर उसने एक मतलब जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और एमएलएज ने अभी शपथ भी नहीं ली थी, उससे पहले वहाँ की विधानसभा को भंग कर देना, काफ़ी आलोचना हुई थी बूटा सिंह की, और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में ये हेडलाइन बनी थी कि शादी से पूर्व ही तलाक। यानी कि अभी तो उन्होंने शपथ ली नहीं है, उससे पहले ही आपने स्टेट असेंबली को जो है ना वो
मतलब उसको भंग कर दिया। इसी प्रकार हरियाणा का हम उदाहरण देखें, 1982 के अंदर जीडी तपासे द्वारा ये आश्वासन देना चौधरी देवीलाल को कि भी हम आपको सरकार जो है कल उसके लिए शपथ दिला देंगे, लेकिन उससे पहले ही जनता पार्टी का विघटन करके भजनलाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से इंदिरा गांधी के इशारे पर और वो चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध होती है और उस दौरान वो एक सेंटर गवर्नमेंट जो है उसके एजेंट के तौर पर काम करता है। और कुछ व्यक्ति तो ये भी यहां तक भी कह देते हैं कुछ कि भाई राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए या आर्टिकल 356 को ही हटा देना चाहिए संविधान से, आर्टिकल 356 को ही हटा देना चाहिए संविधान से। और कुछ व्यक्ति तो यहां तक कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो किसी भी यानी कि वो एक राजनीतिक ना हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना, हालांकि वो पद धारण करने के बाद ऐसी मान्यता है कि परंपराएं हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता है, लेकिन वो एक एज ए राजनीतिक के तौर पर जो है वो इस प्रकार की उसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है। नंबर 3 यदि हम देखें तो कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं, जैसे रेलवे का है। रेलवे एंडर तो आता है, जो सब्जेक्ट आता है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, लेकिन राज्यों के रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निर्धारित कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उनका रख रखाव उनकी जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, उसे आय या वो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूपीएससी करता है, वेतन उनको राज्य की सरकारें देती हैं और उनके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उनके प्रशासनिक कार्यों में इंटरफेयर कर सकती है। राज्य की स्टेट गवर्नमेंट यदि विरोधी दलों की सरकार हो तो गृह मंत्रालय के परमिशन के बिना उनका ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच जो विवाद है या उनके बीच तनाव है, कई बार भाषा को लेकर के या कई बार बाउंड्रीज को लेकर के जो है वो काफी तनाव हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि जो स्टेट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बार बार यदि स्टेट के मामलों में इंटरफेयर करती है तो वो उनके अंदर एक स्वायत्तता की जो है मांग वो मतलब प्रबल हो जाती है। जैसे 1973 का यदि हम देखें तो आनंदपुर जो रेजोल्यूशन है, आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है, उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अंदर जो पंजाब के अंदर एक स्वायत्तता की मांग उठी थी, एक ऑटोनॉमी की मांग उठी थी और फिर पंजाब के अंदर इतनी ज्यादा आतंकवादी जो गतिविधियां बढ़ी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बार बार यदि सेंटर उन स्टेट के मामलों में इंटरफेयर करती है तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे मतलब स्टेट के जो लोग हैं वो एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की संदिग्धता हो जाती है। इसके बाद देखो हम देखते हैं कि जो राज्य और केंद्र की सरकारों के बीच, केंद्र सरकारों के बीच जो विवाद बने, उन विवादों का हल करने के लिए अपने देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय, और 1983 के अंदर उसने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया, इसको सरकारिया कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारतीय राजनीति में इसको सरकारिया कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के और उनके अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया इंदिरा गांधी ने कि भी सेंटर और स्टेट के बीच जो विवाद है, जो तनाव है, उन तनावों को कैसे दूर किया जा सकता है। और फिर रणजीत सिंह सरकारिया आयोग ने अपनी जो रिकमेंडेशंस है, अपनी सिफारिशें जो है वो 1987 के सामने अपनी पेश की, लेकिन अब तक सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू नहीं किया गया है। जैसे मैं एक दो बता दूं आपको, उसने ये कहा कि भाई राज्य के अंदर आर्टिकल 356 जो है, जो संवैधानिक मशीनरी की जो विफलता है, उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट को तभी करना चाहिए जब उसके पास किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, यानी कि उसका विकल्प जो है वो ना हो। दूसरा उसने ये कहा कि भाई किसी भी राज्यपाल की जब सेंटर
राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से उसका एक प्रकार से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है। तो ये था आपका चैप्टर फेडरेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में संघीय शासन प्रणाली। तो उस संघीय शासन प्रणाली में हमने संघात्मक, एकात्मक, सेंटर और स्टेट के बीच जो बदलते स्वरूप है और तनाव के जो कारण है, और उन तनावों को दूर करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी रिकमेंडेशन सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो अब यही समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।